नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा विषय है ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। ब्रिटिश संविधान में कौन कौन से मुख्य विशेषताएं पाई जाती है उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले है विकसित संविधान। ब्रिटिश संविधान जो है विकसित संविधान की श्रेणी में आता है। दो तरह के संविधान होते हैं, एक लिखित संविधान, निर्मित संविधान, और एक होता है विकसित संविधान। ब्रिटिश संविधान जो है विकसित संविधान की श्रेणी में आता है क्योंकि किसी संविधान सभा ने इसका निर्माण नहीं किया है। ये समय और परिस्थितियों के अनुसार विकास करता हुआ अपनी वर्तमान स्थिति पर पहुंचा है। ब्रिटिश संविधान का जो विकास है वो राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ हुआ है और इसके जो विकास में दो तत्वों ने योगदान दिया है, एक संयोग के तत्व और एक बुद्धिमत्ता के तत्व अर्थात विवेक के तत्व। कुछ बातें संयोगवश अपना ली गई और कुछ बातें इन्होंने जानबूझकर तैयार की है, विकसित की है। तो सहयोग और विवेक के द्वारा इसका विकास हुआ है और विकसित संविधान की कैटेगरी में आता है। इसी तरह विकसित संविधान से जुड़ा हुआ ही दूसरी बात है अलिखित संविधान। जो संविधान विकसित होगा वो अलिखित संविधान की ही कैटेगरी में आएगा और जो निर्मित संविधान होगा वो लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। तो ब्रिटिश संविधान जो है अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है क्योंकि इसका कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है और इसीलिए ये शंका भी की जाती है कि ब्रिटेन में संविधान है या नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उसको उपस्थित नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश संविधान का जो निर्माण है या जो विकास है उसमें परंपराओं, अभिसमयों, रूढ़ियों की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। इसलिए परंपराओं के रूप में ये चला आ रहा है। हालांकि कुछ बातें लिखित भी अपनाई गई है लेकिन प्रधानता अलिखित अंश की ज्यादा है, इसलिए अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। इसी तरह है कि ये संविधान लचीला संविधान की श्रेणी में आता है। लचीले संविधान से यहाँ तात्पर्य होता है कि संविधान संशोधन करने और सामान्य कानून बनाने का तरीका यदि एक ही होता है तो हम उस संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। ब्रिटेन में संविधान में संशोधन करने के लिए कोई अलग से तरीका नहीं अपनाया गया है। वहां की संसद जैसे कानून बनाती है उसी तरह संविधान में भी संशोधन कर सकती है, इसलिए वो विश्व का सबसे लचीले संविधान की श्रेणी में आता है। इसलिए ब्रिटिश संविधान की तीनों बातें जुड़ी हुई है। वो विकसित है इसलिए अलिखित है और अलिखित है इसलिए वो लचीला संविधान कहलाता है। इसके पश्चात आता है कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। वैसे तो सभी तरह की शासन व्यवस्थाओं में ये अंतर पाया जाता है लेकिन ब्रिटेन में सबसे ज्यादा ये अंतर पाया जाता है और इसलिए कहावत भी है, मुनरो ने कहा भी है कि ब्रिटिश संविधान जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता और जैसा दिखाई देता है वैसा वो है नहीं। अर्थात सिद्धांत और व्यवहार में काफी अंतर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, सिद्धांत में ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है। वहां पर राजा जो है उसके पास सारी शक्तियां दी गई है और राजा अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है सिद्धांत के रूप में। लेकिन अगर व्यवहार में देखते हैं तो राजा अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल नहीं करता है। राजा की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। तो सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र है, व्यवहार में वहां पर लोकतंत्र है, राजा की नाम मात्र का है। इस तरह सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। इस विशेषता को अपन अलग से भी एक क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए वहां इसका डिटेल लेंगे। इसके पश्चात आता है कि संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन में भी हमारे भारत की जैसे संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जिस पार्टी का संसद में बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है और वो तब तक रहती है जब तक कि उसका संसद में बहुमत होता है। अर्थात हम यूं कहें कि संसदीय शासन प्रणाली की तीन मोटी विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 दोहरी कार्यपालिका होती है, नंबर 2 कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है और नंबर 3 कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। ये तीनों विशेषताएं ब्रिटेन में पाई जाती हैं और ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट आता है संसद की सर्वोच्चता। न केवल संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है बल्कि संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत भी अपनाया गया है। देखिए, दो तरह के सिद्धांत होते हैं संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, एक होता है न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। ब्रिटेन में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है और ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है। अर्थात संसद सर्वोच्च है तीनों अंगों में,
वो कोई भी कानून निर्माण कर सकती है, किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। इसलिए ब्रिटिश संसद जो है सर्वोच्चता का सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करती है और इसीलिए डीलोम का एक कथन भी यहाँ प्रचलित है कि ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, अर्थात संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है। इसके पश्चात है एकात्मक संविधान या एकात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात पूरे देश का शासन एक ही केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाया जाता है। सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास ही होती है। हालांकि सुविधा के लिए ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन की इकाइयां बना रखी है, लेकिन स्थानीय इकाइयों के पास वही शक्तियां आती हैं, वही कार्य आती हैं जो केंद्र सरकार उन्हें देती है, अर्थात वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहती है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसी तरह बात करते हैं हम नेक्स्ट अपन विधि का शासन। ब्रिटेन विधि के शासन के लिए भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। विधि के शासन से तात्पर्य होता है कि शासन का संचालन विधि के अनुसार होना चाहिए, सबके लिए एक ही विधि और एक ही न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए और विधि का उल्लंघन होने पर ही दंड दिया जाना चाहिए। और ये तीनों बातें ब्रिटेन में पाई जाती है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि ब्रिटेन में विधि का शासन विद्यमान है। नेक्स्ट आता है मिश्रित संविधान है, अर्थात ब्रिटेन का जो संविधान है वो मिश्रित संविधान की कैटेगरी में आता है। 3 शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण माना जाता है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। जैसे अपन बात करें राजतंत्र का एग्जाम्पल है राजा या रानी। ब्रिटेन में आज भी लोकतंत्र का युग है, लेकिन जो राजा या रानी होते हैं वो वंश परंपरा के अनुसार चलते हैं, इसलिए वो राजतंत्र का एग्जाम्पल है। कुलीन तंत्र की बात करते हैं। कुलीन तंत्र से तात्पर्य होता है कि पर्टिकुलर किसी विशेष घराने का ही एकाधिकार होना। ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है, जो संसद का एक सदन है, वो आज भी वंश परंपरा के अनुसार नियुक्ति होती है। उसमें अगर पिताजी लॉर्ड सभा के मेंबर है तो पिताजी के पश्चात उसके बेटे को लॉर्ड सभा की सदस्यता दी जाती है। तो वो जो घराना शुरू से चला आ रहा है उसी को वहाँ लॉर्ड सभा में प्रतिनिधित्व मिलता है। तो ये कुलीन तंत्र का लक्षण है। और अगर अपन कैबिनेट, प्रधानमंत्री व्यवस्था या अपन कॉमन सभा की बात करते हैं तो वो लोकतंत्र का एग्जाम्पल है। तो राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र तीनों की विशेषताएं हैं, तो तीनों का मिश्रण भी वहां पर पाया जाता है। फिर आता है पैतृक एवं सीमित राजतंत्र। राजतंत्र है ब्रिटेन में, वंश परंपरा के अनुसार राजा या रानी बनते हैं, इसलिए इसको पैतृक राजतंत्र कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राजा या रानी जो है अपनी शक्तियों का असीमित इस्तेमाल नहीं करते, निरंकुश नहीं है, उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध होता है और व्यवहार में उनकी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करते हैं, इसलिए वहां सीमित राजतंत्र भी पाया जाता है। तो जो राजतंत्र है वो पैतृक है, लेकिन वो सीमित राजतंत्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट होता है धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं। देखिए, जनता को तो वहां पूरे अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि संविधान के माध्यम से एक शर्त वहां पर लगाई गई है कि जो राजा या रानी होंगे वो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के ही होने चाहिए, अर्थात धर्म विशेष को राजा या रानी से जोड़ा गया है, इसलिए ये कहा जाता है कि वो धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। नेक्स्ट आता है कि द्विदलीय पद्धति, अर्थात ब्रिटेन में 2 दल पाए जाते हैं। एक दलीय व्यवस्था होती है, द्विदलीय व्यवस्था होती है और एक बहुदलीय व्यवस्था होती है। ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है और द्विदलीय व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक दलों की व्यवस्था माना जाता है। ब्रिटेन की अगर अपन बात करते हैं तो 2 पार्टियां होती हैं, अनुधार पार्टी और उद्धार पार्टी। अनुधार पार्टी वो होती है जो अपने परंपरागत व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है और उदार पार्टी वो होती है जो वर्तमान में परिवर्तन चाहती है। तो दोनों दल बने हुए हैं। उदार पार्टी का नाम अब परिवर्तन हो गया, उसे श्रमिक या मजदूर पार्टी कहा जाने लग गया। तो मुख्य रूप से 2 ही राजनीतिक दल पाए जाते हैं। हालांकि अभी एक और नई पार्टी हो गई है, वहां पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई है, लेकिन अभी वो सत्ता प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। तो 2 ही दल बारी बारी से सत्ता ग्रहण वहां पर करते हैं। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना। 2005 के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना वहां पर कर दी गई है। संवैधानिक सुधार कानून के तहत ये व्यवस्था की गई है। इससे पहले जो लॉर्ड सभा होती थी वो ही न्यायिक कार्य करती थी।
लाट सभा में 9 सदस्य कानूनी लाट्स लिए जाते थे और वो न्यायपालिका का कार्य करते थे, लेकिन अब इस कानून के पश्चात ब्रिटेन में भी न्यायपालिका का अलग से संगठन कर दिया गया है और न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक कार्य किया जा रहा है। इसके पश्चात आता है कि अधिकार पत्र का अभाव किंतु नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की विद्यमानता। ब्रिटेन के संविधान में कहीं पे भी नागरिकों के लिए कोई अधिकार पत्र की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे हमारे यहाँ पे अलग से अधिकार पत्र डाल दिया गया, संविधान में अधिकारों की व्यवस्था कर दी गई, वैसे ब्रिटेन के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन फिर भी नागरिक वही अधिकार, वही स्वतंत्रता इस्तेमाल करते हैं जो अपने यहाँ पे संविधान के द्वारा हमें दी गई है। अर्थात इस संविधान में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी नागरिकों को संपूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता मिली हुई है, वो उनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ब्रिटेन के लोग सैद्धांतिक की जगह व्यवहारिक ज्यादा हैं, इसलिए वो सैद्धांतिक में विश्वास नहीं करते हैं, व्यवहारिकता में विश्वास करते हैं और एक व्यवहारिक एक अभी समय एक परंपरा वहां से चली आ रही है, उसी रूप में वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। इसके पश्चात आता है कि विश्वव्यापी प्रभाव, अर्थात ब्रिटेन के संविधान एक ऐसा संविधान है जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। पूरे विश्व ने कुछ न कुछ बातें ब्रिटेन से ग्रहण की गई है और कुछ बातें ब्रिटेन ऐसी है ब्रिटेन में जो ब्रिटेन ने सर्वप्रथम अपनाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र की। 2 तरह का लोकतंत्र होता है, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, अर्थात प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन किया जाना। तो ये प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाने वाला ब्रिटेन पहला देश था और इसके पश्चात बाकी देशों ने इसको ग्रहण किया और आज सभी देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र ही चल रहा है। स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटीन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसके अलावा वर्ल्ड में सभी देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र काम कर रहा है। इसी तरह अगर अपन बात करें मंत्रिमंडलीय प्रणाली या प्रधानमंत्री व्यवस्था जो है वो भी ब्रिटेन में ही अपनाई गई थी। इसके पीछे भी एक संयोगवश ऐसा विकास हुआ था, वो अपन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चीज को अपनाने वाला ब्रिटेन पहला देश है। तो जहां भी संसदीय शासन व्यवस्था है वहां प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडलीय व्यवस्थाएं अपनाई जाती है और ब्रिटेन से ये ग्रहण की गई है। इसी तरह अगर अपन बात करें विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन की ही देन है और वहां से सभी देशों ने इसको ग्रहण किया गया है। इसी तरह संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत, ये भी ब्रिटेन में पाया जाता है और यहीं से वर्ल्ड में बाकी देशों ने इसे अपनाना शुरू किया गया है। इसी तरह अपन बात करें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की, व्यवस्थापिका के 2 ही सदन होने चाहिए, या तो एकात्मक होती है या द्विसदनात्मक होती है। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया था और उसके पश्चात सभी देशों में लगभग द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ही पाई जाती है। इसी तरह स्थानीय शासन की जो व्यवस्था है वो भी ब्रिटेन में अपनाई गई है और अब सभी देशों में स्थानीय स्वशासन की इकाइयां गठित की जाने लगी। तो ब्रिटेन जो है उसके संविधान ने पूरे विश्व को प्रभावित किए और ये चीजें अपनाने वाला ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने पहली बार ये चीजें अपनाई और बाकी देशों ने यहाँ इससे ग्रहण की गई। इसके पश्चात अपन एक और देखते हैं आधुनिक विशेषताएं, प्रवृत्तियां, अर्थात ब्रिटेन में कुछ अब नई प्रवृत्तियां भी विकसित होती जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि लिखित कानून अपनाने की प्रवृत्ति। अभी तक हम ये कह रहे थे कि ब्रिटिश संविधान अलिखित है या इसकी कैटेगरी में आता है या परंपराओं के रूप में शासन चलता है, लेकिन अब ब्रिटेन में भी इस बात को अपनाया जाने लग गया कि वो भी अपने कानूनों को लिखने की प्रवृत्ति अपना ली और लिखित में उस चीज को मेंशन करके रखने लग गए, फाइलिंग करने लग गए। तो लिखित कानून अपनाने की प्रवृत्ति उन्होंने अपना ली। इसी तरह अगर आप बात करें संसद की शक्तियों में अब ह्रास होता जा रहा है, न केवल ब्रिटेन में, ये तो सभी जगह हो रहा है। संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत में कमी आई है और संसद की शक्तियों में कमी आती जा रही है और मंत्री परिषद की शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है। तो ये भी एक प्रवृत्ति होती जा रही है। इसी तरह अगर अपन बात करें राजनीतिक दलों में अब सहमति होने लग गई है। विचारधारा का जो अंतर था दोनों राजनीतिक दलों में वो भी अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसी तरह बात करें राष्ट्रमंडल के स्थिति में, तो ब्रिटेन भी अन्य देशों की तरह ही राष्ट्रमंडल का एक बराबर सदस्य बन गया। पहले राष्ट्रमंडल में ब्रिटेन की स्थिति सर्वोपरि हुआ करती थी। इसी तरह अगर बात करें तो ब्रिटेन में भी अधिकाधिक लोकतंत्र की प्रवृत्ति पाई जा रही है, राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी तरह एक नई प्रवृत्ति और पैदा होती जा रही है। स्थानीय स्वायत्तता का मुद्दा वहां पर अभी चल रहा है। स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयां हैं वो और अधिक शक्तियों की डिमांड कर रही है। तो ये कुछ आधुनिक प्रवृत्तियां भी ब्रिटेन में विकसित होती जा रही है। धन्यवाद।